डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ सिजाद अली शाह। आज हम लेक्चर 19 क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 17 बायोटेक्नोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, फर्मेंटेशन और इंसुलिन फार्मेशन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग को तफसीलन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायोटेक्नोलॉजी को डिफ़ाइन करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी को डिफ़ाइन किया जाता है the branch of biology which deals with the use of organism, especially microorganisms, to make useful substances for the welfare of mankind। मतलब है कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या करते हैं को उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है और उसके ज़रिए यूज़फुल सब्सटेंसेस प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बायो टेक्नोलॉजी। तो मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़फुल सब्सटेंसेस जिस तरह योगर्ट का बनना है, ठीक है, चीज़ का बनना है, वाइन्स, ठीक है, और इसके अलावा आजकल जो एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं, हार्मोन्स बनाए जाते हैं, तो ये सारे के सारे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को सदियों से यूज़ किया जाता है, ह्यूमन इसको यूज़ कर रहे हैं। मतलब जिस तरह ये जो योगर्ट्स का बनना है, ठीक है, ये भी सदियों से है, ठीक है, चीज़ का बनना है, ठीक है। आजकल जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें स्पेशली क्या आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग आता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग दरअसल क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स द आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, रिमूवल, एडिशन एंड रिपेयर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उसकी आर्टिफिशियल सिंथेसिस की जाती है, आर्टिफिशियल तौर पर उसको बनाया जाता है, उसमें मॉडिफिकेशन की जाती है, रिमूवल, ठीक है, एक जगह से रिमूव किया जाता है, और एडिशन दूसरी जगह पे उसको ऐड किया जा सकता है, और इस तरह रिपेयरिंग होती है जेनेटिक मटेरियल की, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से भी आजकल बेशुमार मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स, ठीक है, बनाए जाते हैं, जिसमें ग्रोथ हार्मोन्स है, ठीक है, इंसुलिन वगैरह है, ठीक है, और दूसरे क्या है, फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पे इसके बाद हम ये फर्मेंटेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन दरअसल क्या है, जो इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज की, इसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। तो इससे पहले हम सेलुलर रिस्पायरेशन की तरफ आते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन की मेन दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरा क्या है, एन एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो, मतलब है ऑक्सीजन उसके लिए ज़रूरी हो, और एरोबिक रिस्पायरेशन के नतीजे में ग्लूकोज की जब ब्रेक डाउन होती है तो उसकी कंप्लीट ब्रेक डाउन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज से पायरुविक एसिड्स बनते हैं, मतलब ये दो मालिक्यूल्स बनते हैं पायरुविक एसिड्स की, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। और इसके बाद ये जो पायरुविक एसिड्स होती हैं, ठीक है, इनकी फिर ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन के नतीजे में फिर कंप्लीट ब्रेक डाउन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपीज बनते हैं। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में टोटली जो एटीपीज है 36 एटीपीज बनते हैं, और आखिर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, मतलब एक ग्लूकोज मालिक्यूल की कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाती है। इसको हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। और दूसरा क्या है, एन एरोबिक रिस्पायरेशन, मतलब है विदाउट ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व ना हो, ऑक्सीजन के बगैर हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, एन एरोबिक रिस्पायरेशन। इसको फर्मेंटेशन भी कहा जाता है, जो अभी जो हमारा टॉपिक है फर्मेंटेशन, तो एन एरोबिक रिस्पायरेशन को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है, जो कि इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होती है किस चीज़ की, ग्लूकोज की। तो ये जो फर्मेंटेशन है, ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये बैक्टीरिया की मदद से भी होते हैं, और ईस्ट जिसको हम यूनिसेलुलर फंजाई कहते हैं उसकी मदद से भी होते हैं। तो बैक्टीरिया की मदद से जो फर्मेंटेशन होती है, जो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, उसके नतीजे में क्या होता है, जब बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो ग्लूकोज की क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो इसमें इसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज जो होता है पायरुविक एसिड में चेंज होता है, और पायरुविक एसिड जो होते हैं उसकी जब रिडक्शन होती है बैक्टीरिया की मदद से, तो उससे क्या बनते हैं, लैक्टिक एसिड बनते हैं,
और यहाँ पर टोटली जो एटीपीज बनते हैं वो 2 एटीपीज हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया के जो स्पीशीज़ है, स्पेशली इसमें स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक है? इस तरह लैक्टोबैसिलस है। तो ये मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व है और इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। चूँकि इसमें लैक्टिक एसिड बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो डेयरी इंडस्ट्रीज़ है जिसमें चीज़ वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है? वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। और सेकंड वन जो है, इसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी सेम प्रोसेस ही होता है तकरीबन। इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्लूकोज होती है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पाइरुविक एसिड्स बनते हैं और उसके बाद ये जो पाइरुविक एसिड्स होते हैं, ठीक है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड्स निकल के वो किस चीज़ में चेंज हो जाते हैं? एसिटिल्डिहाइड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है? एसिडिल्डिहाइड जो है, इसकी पीर रिडक्शन होती है और रिडक्शन के नतीजे में क्या बनते हैं? इससे इथानॉल बनते हैं और साथ में 2 एटीपीज बनते हैं। इथानॉल जिसको हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। तो ये जो क्या है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ईस्ट, जिसको हम यूनिसेलुलर फंजाई कहते हैं। तो इसमें ईस्ट के जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, जिसमें स्पेशली जो है सेक्रोमाइसिस सेवरेसिस है, ठीक है, जो कि अहम रोल अदा करता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। तो ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, ये मोस्टली ये जो बेकिंग प्रोसेस है, बेकरी में जो केक बनाए जाते हैं, बन बनाए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें ये प्रोसेस होता है। उसमें ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊपर हम बयान कर चुके हैं, जो रिलीज होती है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दरअसल इसी की वजह से ये जो केक होते हैं, बंद होते हैं, ये राइज हो जाते हैं, ठीक है, फूल जाते हैं, ठीक है। इस तरह ये जो वाइन बनाए जाते हैं, ठीक है, बियर बनाए जाते हैं, तो ये भी क्या है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसमें इन्वॉल्व है और इसमें ईस्ट ये अहम रोल अदा करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये 2 किस्म की फर्मेंटेशन हम पढ़ चुके हैं। एक को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड जो फर्मेंटेशन है, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की मदद से होती है, ठीक है, और इसके नतीजे में लैक्टिक एसिड बनता है और एटीपीज जो 2 होते हैं और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के डेयरी प्रोडक्ट्स में इसको यूज़ किया जाता है। इस तरह सेकंड वन जो है, इसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो कि ईस्ट के ज़रिए होती है, ठीक है, और इसमें आखिर में हमारे पास इथानॉल और 2 एटीपीज बनते हैं, ठीक है, और इसको मोस्टली बेकिंग, वाइन, बियर्स इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में स्पेशली जो बेसिक स्टेप्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, उसको हम स्टडी करेंगे और उसके साथ साथ जो इंसुलिन फॉर्मेशन है बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग उसको स्टडी करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जिस तरह पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग आर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए का मतलब है कि इसमें जो डीएनए होता है, ठीक है, उसके साथ फॉरेन पीस भी, फॉरेन डीएनए भी जुड़ जाता है, तो इसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। मतलब है एक डीएनए जब 2 मुख्तलिफ किस्म के डीएनए पर मुश्तमिल हो तो इसको हम क्या कहते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए। टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मतलब आर्टिफिशियल सिंथेसिस की जाती है, डीएनए की मॉडिफिकेशन की जाती है, डीएनए में तब्दीली की जाती है, रिमूवल की जाती है, एक जगह से डीएनए को रिमूव किया जाता है, एडिशन दूसरी जगह पे हम इसको ऐड किया करते हैं, एंड रिपेयरिंग होती है जेनेटिक मटेरियल डीएनए की। अब यहाँ पर ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसके जो बेसिक स्टेप्स है कि किस तरह जो साइंटिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करते हैं। तो इसमें जो बेसिक स्टेप्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो साइंटिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, वो किसी भी डोनर ऑर्गेनिज्म जिसने मतलब है डीएनए को शेयर करना है, देना है, ठीक है, उसमें हम जो क्या होते हैं डिज़ायर जीन्स होते हैं, यूज़फुल जीन्स होते हैं जिससे हम कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसको हम किसी चीज़ की फॉर्मेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या इसका कोई अहम रोल हो, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद आइसोलेट करते हैं, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म से हम उसको बाहर निकालते हैं।
इसको हम आइसोलेशन कहते हैं। तो इस आइसोलेशन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंजाइम्स है, जिसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस हैं, जिसको हम बायोलॉजिकल सीजर भी कहते हैं। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इंजाइम्स हैं, दरअसल इसकी मदद से हम डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स को कट करते हैं और वहाँ से वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हैं, ठीक है, डीएनए सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, उसको हम अलहदा करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। इन द फर्स्ट स्टेप द जेनेटिक इंजीनियरिंग आइडेंटिफाई द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन अ डोनर ऑर्गेनिज्म। Special enzyme called restriction endonuclease are used to cut the identified genes from the total DNA of the donor organism. टोटल जो डोनर ऑर्गेनिज्म के जो टोटल डीएनए होता है, वहाँ पर जो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मतलब जीन होता है, उसको वहाँ से आइसोलेट करते हैं इन इंजाइम्स के जरिए। उसके बाद जो सेकंड है, इंसर्शंस ऑफ द जीन्स इनटू द वेक्टर। और उसके बाद ये जो क्या होता है, जीन होता है, इसको हम कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, दाखिल करते हैं, एक वेक्टर पे। ठीक है, तो वेक्टर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जिसमें हम उसको दाखिल करते हैं और उसके बाद फिर हम उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में वहाँ पर उसी के ज़रिए इंसर्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अ वेक्टर इज सेलेक्टेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ आइसोलेशन जीन ऑफ इंटरेस्ट टू द होस्ट सेल। मतलब है डोनर से वो पीस लेके हम होस्ट में किसके ज़रिए दाखिल करते हैं, वेक्टर के ज़रिए। द वेक्टर में भी प्लाज्मिड, वेक्टर या तो प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड जो सर्कुलर पीसीस ऑफ डीएनए होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। इसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन मेनी बैक्टीरिया आर ए बैक्टीरियोफेज, या हम बैक्टीरियोफेज को भी हम वेक्टर के तौर पर यूज करते हैं। बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस जो स्पेशली बैक्टीरिया पे अटैक करे, इसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। The gene of interest is attached with the vector DNA by using endonucleases enzyme। मतलब इसमें भी हम endonuclease enzyme को यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्लाज्मिड होता है, ठीक है, उसको हम कट करते हैं और उसके बाद फिर एक और इंजाइम जिसको हम लाइगेज या जॉइनिंग इंजाइम कहते हैं, उस इंजाइम्स के जरिए ये जो जीन का पीस होता है या जो जीन होता है उस प्लाज्मिड के साथ फिर हम अटैच कर लेते हैं। The vector DNA and the attached gene of interest are collectively called recombinant DNA। अब यहाँ पर इस प्लाज्मिड को जिसके साथ हमने डोनर का जो जीन पीस है वो अटैच किया हुआ है, इसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, क्योंकि इस डीएनए में आप दो मुख्तलिफ किस्म के डीएनएज शामिल हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के डीएनए शामिल हैं। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, ट्रांसफर ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। इसके बाद ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है, इसको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, recombinant DNA is transferred to the target host। In this way host organism is transformed into genetically modified organism GMO। मतलब है उसके बाद क्या होता है, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है जब उसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए इंटर हो जाता है तो वो अब जीएमओ कहलाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाता है, क्योंकि उसमें फॉरेन जीन्स दाखिल हो गया है। तो ये जो जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोस्टली इसमें हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की जो क्या है रिप्रोडक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तकरीबन 20 मिनट्स में एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनते हैं। इसके बाद क्या है, ग्रोथ ऑफ द जीएमओ, मतलब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो कि मोस्टली बैक्टीरिया होता है, इसकी फिर हम ग्रोथ करते हैं, उसकी हम रिप्रोडक्शन कराते हैं। और जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि बैक्टीरिया चूँकि 20 मिनट्स में डिवाइड होता है, इससे दो बैक्टीरिया बनते हैं, तो कम वक्त में हमारे पास बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया आ जाते हैं। और ये बैक्टीरिया या जीएमओ जब डिवाइड होता है तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर जो जीन होता है फॉरन वो भी डिवाइड होता है, तो इस तरह उस जीन की बहुत ज़्यादा कापियाँ हमारे पास आ जाती हैं। The GMO are provided suitable culture media for growth to give as much copies of the genes of interest as needed। और इसके बाद फिफ्थ जो है, एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। अब जाहिर बात है कि जिस तरह ये जीन उस डोनर ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना आप शो करता है या अपना फंक्शन करता है, तो ये जो जीन होता है, ठीक है, उस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के अंदर भी अपना जो है फंक्शन या रोल अदा करता है, उसी तरह प्रोडक्ट बनाता है। तो इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। The GMO contain the gene of interest and manufacture the desired product which is isolated from culture media। और उसके बाद उस कल्चर मीडिया से वो जो क्या होता है, वो जो प्रोडक्ट होता है जो हमारा डिज़ायर होता है, उसको फिर हम अलहदा कर लेते हैं और उसको फिर हम यूज़ करते हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट डियर स्टूडेंट जो आपको स्केच बताया गया है, इसमें प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको बताया है कि किस तरह हम इंसुलिन को जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बनाते हैं। इंसुलिन दरअसल क्या है, एक हार्मोन है
जो कि पैंक्रियास के सेल से सिक्रीट होता है। पैंक्रियास का के अंदर मखसूस किस्म के बीटा क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें मखसूस किस्म के क्या होते हैं, जीन्स होते हैं जो कि इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। ब्लड शुगर लेवल अगर एक खास हद से बढ़ जाए, ठीक है, नॉर्मल रेंज से बढ़ जाए, तो इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है पैंक्रियास से, और इस तरह ये इंसुलिन हार्मोन फिर उस जो एक्सेसिव ग्लूकोज होती है उसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, और इस तरह वो ग्लाइकोजन फिर लिवर में स्टोर हो जाती है, और हमारे ब्लड में फिर जो शुगर लेवल होता है वो एक तवाज़ुन से रहता है। तो यहाँ पर आपको ये जो स्केच बताया गया है, इसमें फर्स्ट जो आप देख रहे हैं, इसमें आपको पैंक्रियास का एक सेल बताया गया है, ठीक है, और इसके अंदर इसको आपको वहाँ पर क्रोमोसोम बताए गए हैं, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम है इसमें ज़ाहिर बात है एक स्पेशल जो जीन्स होता है, इंसुलिन जीन, जो इंसुलिन बनाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम्स के ज़रिए, जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम या हम इसको बायोलॉजिकल सीजर भी कहते हैं, उसकी मदद से हम ये जो स्पेसिफिक जीन होता है, ठीक है, और उसको हम कट करते हैं और इस तरह बाहर इसको निकालते हैं। इस तरह हम दूसरी साइड पर आप बैक्टीरिया देख रहे हैं, और बैक्टीरिया के अंदर भी आप डीएनए भी देख रहे हैं और सर्कुलर पीसीस भी देख रहे हैं डीएनए के, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो बैक्टीरिया से भी हम प्लाज्मिड को बाहर निकाल लेते हैं। प्लाज्मिड जो हम पढ़ चुके हैं कि ये वेक्टर का काम करता है, ये डोनर से होस्ट की तरफ जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है। तो हम प्लाज्मिड को आइसोलेट करते हैं। इस प्लाज्मिड को फिर हम क्या करते हैं, इंजाइम्स के ज़रिए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इंजाइम्स के ज़रिए कट करते हैं स्पेसिफिक साइट्स पे, और उसके बाद ये जो दूसरी साइड पे हमारे पास डिज़ायर जीन है इंसुलिन का, इसको हम इस प्लाज्मिड के साथ अटैच करवाते हैं। किसके ज़रिए? लाइगेज इंजाइम्स के ज़रिए, क्योंकि लाइगेज इंजाइम जो है वो दरअसल क्या है, जॉइनिंग इंजाइम है। तो इस तरह ये जो प्लाज्मिड होता है ये रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, क्योंकि इस प्लाज्मिड्स के साथ जो क्या है, इंसुलिन जीन्स है वो भी अब अटैच हो गया है। अब ये जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है इसको फिर हम बैक्टीरिया के अंदर दाखिल करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया उसको बॉडी के अंदर दाखिल करता है, और इस तरह बैक्टीरिया के अंदर जब ये इंटर हो जाता है, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया अब जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया कहलाता है, क्योंकि उसमें ये फॉरेन जीन आ गया है। तो बैक्टीरिया हम पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया की जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है बहुत तेज़ है, वो 20 मिनट्स में डिवाइड होता है, दो बनते हैं। तो इस तरह कम वक्त में हमारे पास बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया आ जाते हैं, हम उसको रिप्रोड्यूस कराते हैं, उसकी ग्रोथ करवाते हैं, और उसके बाद ज़ाहिर बात है कि ये बैक्टीरिया जब डिवाइड होते हैं तो उसके अंदर जो जीन्स है वो भी डिवाइड होता है। तो इस तरह कम वक्त में हमारे पास उस जीन्स की बहुत ज़्यादा कॉपियाँ आ जाती है, और ये जीन्स जिस तरह पैंक्रियास के अंदर इंसुलिन बनाता है, इस तरह यहाँ पर इस बैक्टीरिया के अंदर भी उसी तरह फंक्शन करता है और इंसुलिन बनाता है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जीन्स होते हैं, तो इस तरह काफ़ी मिकदार में हमारे पास इंसुलिन आ जाती है। इस इंसुलिन को फिर हम बाहर लेते हैं, और इस तरह फिर हम उसको ऐसे मतलब पेशेंट्स को लगाते हैं जिसमें नेचुरली तौर पर इंसुलिन नहीं बनता। तो इस तरह ये क्या है, इंसुलिन फार्मेशन थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये बिल्कुल ओरिजिनल मतलब नेचुरल इंसुलिन होती है, और फिर हम इसको यूज़ करते हैं। इंसुलिन के अलावा और भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें स्पेशली ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को भी इसी तरह प्रोसेस से जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए के ज़रिए बनाया जाता है। इसमें आप बुक्स में भी आप पढ़ सकते हैं। इन 1977 एन ई कोलाई बैक्टीरिया वाज क्रिएटेड दैट वाज कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, मतलब इकोलाई बैक्टीरिया के ज़रिए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोड्यूस किया। इस तरह द हार्मोन थायोसिन विच में प्रूव इफेक्टिव अगेंस्ट द ब्रेन एंड लंग कैंसर, तो इस तरह थायोसिन को भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए बनाया जाता है। इसके अलावा बीटा एंडोनॉर्फिन अ पेन किलर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेन हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। तो बीटा एंडोनॉर्फिन्स जो कि एक पेन किलर है, इसको भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए बनाते हैं। इस तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए बहुत ज़्यादा वैक्सीन्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें स्पेशली वैक्सीन अगेंस्ट फुट एंड माउथ डिजीज़, ठीक है। ये जो मतलब एक वायरल डिजीज़ है जो कैटल्स में होती है, गॉट में होती है, डीयर्स में होती हैं, ठीक है। तो उसमें ये डिजीज़ को माउथ एंड फुट डिजीज़ कहा जाता है, तो इसके खिलाफ जो वैक्सीन है वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाए जाते हैं। इस तरह हेपेटाइटिस बी के लिए जो वैक्सीन है वो भी इसी तरह
इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए बनाए जाते हैं। इसके अलावा इंटरफेरॉन और एंटीवायरल प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द सेल इन्फेक्टेड विद वायरस, मतलब इंटरफेरॉन को हम वायरल इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए हम उसको यूज़ करते, तो इंटरफेरॉन जो है, जो एंटीवायरल प्रोटीन है, उसको भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बनाया जाता है। इसके अलावा द एंजाइम यूरोकाइनेज विच इज़ यूज टू डिजॉल्व ब्लड क्लट्स, मतलब ब्लड क्लट्स नहीं होते, खून जब जम जाता है इसको हम ब्लड क्लटिंग कहते हैं। तो ब्लड क्लटिंग को ख़त्म करने के लिए एक एंजाइम है यूरोकाइनेज, तो इस यूरोकाइनेज एंजाइम्स को भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए बनाते हैं। इसके अलावा हेमोफीलिया, ठीक है, जो हम ब्लीडर डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है, तो इसको भी हम जेनेटिकल मॉडिफिकेशन तरीके से या जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम इस बीमारी को क्या करते हैं, इसका हम इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स कैन आल्सो बी यूज टू क्योर ब्लड डिजीज लाइक थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जिसमें खून की कमी होती है, ठीक है, बॉडी में, तो ये बीमारी जो है इसको भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए जीन थेरेपी से हम इसको क्या करते हैं, उसका इलाज करते हैं। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियर हैव डेवलप्ड प्लांट दैट कैन फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, सच प्लांट नीड लेस फर्टिलाइजर। तो इसके अलावा, ठीक है, ऐसे प्लांट्स, ठीक है, जिसको हम ट्रांसजीनिक प्लांट्स कहते हैं, ऐसे प्लांट्स बनाए गए हैं जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, डायरेक्टली नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह वहाँ पर ज़मीन जो साइल होती है उसकी ज़रखेज़ी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि प्लांट डायरेक्टली उसको नाइट्रेट्स में तब्दील करते हैं।